नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ब्लूप्रिंट की। जी हाँ, भारत का संविधान। पर यह सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो हमारे देश की आत्मा है, उसके वादों का एक दस्तावेज है। तो चलिए इसके पन्नों को जरा पलट कर देखते हैं। ये जो शब्द है ना, संविधान की आत्मा, ये सीधे सीधे संविधान के दिल की बात करते हैं। मतलब उसकी प्रिएम्बल की, उसकी प्रस्तावना की। आप इसे एक तरह से भारत का मिशन स्टेटमेंट समझ सकते हैं। यही वो पहली चीज है जो ये तय करती है कि आगे सब कुछ कैसा होगा, कि भारत एक देश के तौर पर आखिर बनना क्या चाहता है। तो भाई किसी भी चीज को समझना हो तो उसकी आत्मा को पकड़ना पड़ता है ना? और हमारे संविधान की आत्मा क्या है? उसकी प्रस्तावना। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखते हैं वो कौन से पिलर्स हैं जिन पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है। प्रस्तावना में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं ना, वो बहुत पावरफुल हैं। जैसे सॉवरेन यानी संप्रभु, इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है। फिर आते हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर। ये शब्द वादा करते हैं सोशल जस्टिस का और हर धर्म को बराबर सम्मान देने का। और आखिर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसका मतलब है कि असली पावर तो जनता के हाथ में है। तो ये जो प्रस्तावना है, ये असल में 4 मजबूत खम्भों पर टिकी है। कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये वो बेसिक प्रॉमिस है जो हमारा संविधान हर नागरिक को देता है। और सच कहूं तो यही हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है। तो ये तो हो गई संविधान की आत्मा की बात। पर सवाल ये है कि इस आत्मा का शरीर कैसा है? मतलब ये डॉक्यूमेंट आखिर है कितना बड़ा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक कहानी है। और ये फैक्ट अपने आप में ही कमाल का है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। जरा सोचिए, इसका मतलब यह है कि इसे बनाने वालों ने कितनी गहराई से हर छोटी बड़ी चीज पर सोचा होगा, ताकि देश चलाने में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। शुरुआत में जब इसे अडॉप्ट किया गया था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसमें गवर्नेंस के लगभग हर पहलू को कवर किया गया था। और आज की तारीख में अमेंडमेंट्स के बाद ये गिनती 470 को भी पार कर गई है। और ये नंबर क्या बताता है? यही कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ, देश के साथ ग्रो कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। अच्छा, इसे बनाने में कितना वक्त लगा? करीब करीब 3 साल। कहानी शुरू हुई 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। फिर 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया। और हाँ, इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। और जाहिर है, इतने बड़े काम के पीछे कुछ महान लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्हें तो भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए, संविधान सिर्फ देश चलाने के लिए नहीं है, ये देश के हर एक नागरिक के लिए है। तो अब बात करते हैं उस चैप्टर की जो हम सबसे डायरेक्टली जुड़ा है, हमारे राइट्स और हमारी ड्यूटीज। ये एक तरह से सरकार और जनता के बीच का एक सौदा है। संविधान ने ना एक बहुत ही कमाल का बैलेंस बनाया है। एक तरफ है फंडामेंटल राइट्स, यानी वो गारंटीज जो देश हमें देता है, और दूसरी तरफ है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी वो जिम्मेदारियां जो हमारी देश के प्रति हैं। ये एक 2 वे स्ट्रीट है, एक तरफा नहीं। ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है ना, ये असल में हर भारतीय नागरिक के लिए एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह हैं। राइट टू इक्वालिटी से लेकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक। ये राइट्स ही हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि हर कोई डिग्निटी और फ्रीडम के साथ जी सके। अच्छा, राइट्स के अलावा एक और चीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DSP। अब देखिए, इन्हें आप कोर्ट में जाके लागू नहीं करवा सकते, पर ये सरकार के लिए एक मोरल कंपस की तरह काम करते हैं, एक गाइड की तरह, कि देश में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस कैसे लाया जाए। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स तो बन गए, राइट्स भी मिल गए, पर इन्हें लागू कौन करेगा? देश चलेगा कैसे? मतलब गवर्नेंस का सिस्टम क्या है? चलिए अब इस मशीनरी को समझते हैं। अब भारत इतना बड़ा और डाइवर्स देश है, तो सारी पावर एक जगह तो नहीं रख सकते थे। इसीलिए संविधान पावर्स को 3 लिस्ट्स में बांटता है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब कुछ काम केंद्र सरकार के, कुछ राज्य सरकारों के और कुछ दोनों के। इससे पावर बैलेंस में रहती है और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत रहता है। और इन सब चीजों का, इस पूरे सिस्टम का गार्डियन कौन है? हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट्स और फिर लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इनका काम ही है संविधान को और हम सबके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। सिस्टम को और मजबूत करने के लिए कुछ वॉचडॉग्स यानी स्वतंत्र संस्थाएं भी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराता है, CAG जो सरकार के खर्चों का हिसाब किताब देखता है, और UPSC जो भर्ती प्रक्रिया को फेयर रखता है। ये सब मिलकर सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखते हैं। तो हमने संविधान की आत्मा को समझा, उसके स्ट्रक्चर को देखा और ये भी जाना कि देश चलता कैसे है। पर शायद इन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये बस एक किताब नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज जो सांस लेता है, जो वक्त के साथ बदलता है। 100 से भी ज़्यादा। ये क्या है? ये हैं अमेंडमेंट्स यानी संशोधन। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है। ये समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकता है। और कुछ अमेंडमेंट्स तो इतने बड़े हुए हैं कि वो खुद में ही एक मिसाल हैं, जैसे कि 1976 का 42nd अमेंडमेंट। ये इतना एक्सटेंसिव था कि लोग इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सोचिए, बदलाव की कितनी गुंजाइश है इस डॉक्यूमेंट में। तो आखिर में हम भारतीय संविधान को क्या कह सकते हैं? ये भारत की आत्मा है जो हमारे वैल्यूज को डिफाइन करती है। ये भारत का कानून है जो हमारे सोसाइटी को स्ट्रक्चर देता है। और ये भारत का भविष्य है जो हमारे सपनों को एक रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है, उसका जीता जागता खाका है। पर अब सवाल ये उठता है कि इस खाके में रंग कौन भरेगा?